हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 8th सेमेस्टर जो आपका पेपर है, ये इस पेपर का नाम है सोशल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब ये एक ऐसा पेपर है जिसका एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ है, न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये आपका 4th ईयर में है। जब अगर कोई पेपर नया होता है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को एनालाइज करना कि इस पेपर में पढ़ना कैसे है और कैसे चीज़ों को समझना है। हमारे लिए एक जो गेटवे बोला जाए, फिर हमारे लिए जो मिरर है जो इस पूरे पेपर को समझने के लिए, वो हमारे लिए सिलेबस ही है। अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आप कर जाओगे, एग्जाम में आप इस पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, कुछ आपको हिंट है नहीं, तो आप इसको टैकल वैसे नहीं कर पाओगे। ऊपर ऊपर से पढ़ के ये पेपर आपसे नहीं होगा, बिकॉज ये आपका डिसिप्लिन पेपर है, तो इसमें आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, आइदर आप एनसीवीएम में हो, एसओएल में हो, या फिर आप डीयू में रेगुलर में हो, सबके लिए है। और ये सिलेबस जो है उसको देखते डिटेल में देखते वन बाई वन। तो 8th सेमेस्टर का है ये, एंड इसमें टोटल यूनिट कितना आने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। 4 यूनिट है। बिफोर दैट, एक तो ये सबसे ज़रूरी है कि इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपको याद है तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी एक बार ऐसा ही कुछ पेपर पढ़ा होगा जीई में, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दिया गया था। बट इसको 4th ईयर में वापस से इस पेपर को इंट्रोड्यूस एज ए डिसिप्लिन में क्यों डाला गया है। इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो खासकर आपको डिफरेंट ट्रेडिशन जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है आपका एंशिएंट इंडिया में से लेके आपको कॉलोनियल पीरियड तक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ तक क्या क्या चेंजेस आए हैं ना, उन सारी चीज़ों को समझना। एंड अगर आपको एंशिएंट पास्ट में नहीं पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था और उसमें क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ थी, क्या क्या उसके अचीवमेंट्स थे, तो फिर आप उस पर रिसर्च प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको वापस से एजुकेशन को एकदम जो है वो पूरे प्रिसाइज वे में समझना पड़ेगा। आपको एक पूरा टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो पूरे हिस्ट्री को कवर कर लिया गया इस पेपर के अंदर, और स्पेसिफिक आपका जो है वो एरिया क्या रखा गया, एजुकेशन को रखा गया। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ोगे, दूसरी तरफ आपको जो आपका आधुनिक भारत है उसमें आपको शिक्षा व्यवस्था कैसा था, उन दोनों चीज़ों को परस्पर आपको जोड़ के लेके चलना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव है। एंड जो इसका सिलेबस है उसको 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट अगर देखा जाए तो अगर ऐसे सिलेबस देखोगे तो बहुत बेसिक लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बट क्योंकि अगर इसको डिटेल में आप जाओगे, क्योंकि सिलेबस में आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, और अगर बाइफरकेट करके चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, बहुत डिटेल में नहीं समझ रहे हो, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है चीज़ें। पहला यूनिट अगर देखा जाए तो आपको इंडिजीनियस एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल इंडिया, एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पे सिलेबस में आपको एंशिएंट इंडिया, तो यूनिट 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। बट पहला यूनिट अगर देखा जाए ये आपको पूछा गया इंडिजीनियस एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल इंडिया। अब प्री कॉलोनियल अगर पूछ दिया गया ना, तो प्री कॉलोनियल से तो पहले पहले आपका मेडिवल भी आ जाएगा, एंशिएंट भी आ जाएगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया लिखा गया। आपको जो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा था, उस पर आपको पहला यूनिट देखना है। सेकेंड यूनिट में आपका इंडिजीनियस एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। ये अब अगेन सेकेंड यूनिट में आपको स्पेसिफिकली मिडिवल मध्य भारत के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। एंड थर्ड यूनिट जो है वो है आपका इंटरफेस एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिजीनियस कॉलोनियल एजुकेशन, एजुकेशनल पॉलिसीज ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। स्पेसिफिकली थर्ड यूनिट में आपको 18वीं और जो 19वीं शताब्दी है उसमें आपको क्या क्या, किस तरह के जो चीज़ें बदलाव आती है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जो ब्रिटिशर्स के जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थे उसको डिटेल में आपको जाके देखना है। फोर्थ यूनिट में आपको कैंपेन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन कॉलोनियल एंड सम अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब फोर्थ यूनिट में आपको स्पेसिफिकली फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, अब फ्रीडम स्ट्रगल डाला गया है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें स्पेसिफिक कुछ जो है पर्सनैलिटीज़ भी देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं कि कौन कौन से पर्सनैलिटी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी दिया गया है। इसमें अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, अब यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है एलिमेंट्री, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड आपका जो भी पॉलिसीज़ है, अगर आपको पता हो तो बहुत सारे आपको कमीशन एंड कमिटीज़ बनते हैं एजुकेशन को लेके। जैसे कि आप पढ़ोगे ऊट डिस्पैच से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, हंटर कमीशन, एक जालियांवाला बाग भी है, हंटर कमीशन आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सार्जेंट प्लान है, फिर उसके अलावा जो बहुत सारे आपको एजुकेशन कमीशन कमिटीज़ है। अगर मैं यूनिट वाइज इसको भी, इस चीज़ को भी कवर करवाऊंगी, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आपका रिस्पांस कैसा रहता है, अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं यूनिट वाइज इसका भी कवर करवाऊंगी। ये फोर्थ यूनिट था। नाउ डिटेल में देखते हैं वन बाई वन। जो पहला यूनिट है उसको अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया में भी बढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब तो पूरा, क्योंकि जो है सिलेबस आपको इस तरह से रखना है कि और चीज़ों को ऐसे करना है कि आपको टाइम बाकी पेपर के लिए भी देना पड़ेगा।
सो फर्स्ट यूनिट में आपको एजुकेशनल, अब वर्ड बाई वर्ड देखो, एजुकेशनल अरेंजमेंट इन एंशिएंट इंडिया। सो अरेंजमेंट को लेके मतलब वहाँ पे किस तरह के टूल्स यूज़ किए जा रहे थे एजुकेशन को लेके, कौन सा यूनिवर्सिटीज़ था, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो उदंतपुरी है, सोमपुरी है, आपको वल्लभी है, या फिर आपको जगदला है। ये सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है जो एंशिएंट टाइम में थे। आपको उसके बारे में ये सब अरेंजमेंट में आप लिखोगे। इसके अलावा फॉर्मल और औपचारिक और अनौपचारिक जो है शिक्षा व्यवस्था आपका रहा था, जिसमें आपको देखा जाए तो खासकर उसको भी हम 4 भाग में देखेंगे, उसको 4 टाइप्स में देखेंगे जब सिलेबस को, जब यूनिट वाइज हम लोग करेंगे। इसके अलावा पैट्रोनेज, मतलब इसको किसका संरक्षण मिला हुआ था, जिसमें कोई किसी राजा का था कि नहीं था, ये सब सारी चीज़ देखना। नॉलेज का ट्रेडिशन कैसा था, ओरल सिस्टम था, आपको श्रुति था, स्मृति था, ये सब व्यवस्था भी देखना है। एंड ट्रांसलेशन इनिशिएटिव, अब बहुत सारे जो आप देखोगे एजुकेशन चीज़ों में, जनरली आपको संस्कृत में पहले चीज़ें लिखी जाती थी और उसको ट्रांसलेट बाद में वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी किया गया था। तो ट्रांसलेशन इनिशिएटिव, इसमें ऐसा नहीं है स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। लास्ट में इसी यूनिट से आपको सवाल भी दे दिया गया, तो मे भी यही सवाल उठा के आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, व्हाट आर द मेजर चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब हम प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या एजुकेशन को लेके बदलाव थे और क्या क्या चीज़ों को कंटिन्यू रखा गया, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम था, या फिर इसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था आपको कंटिन्यू रहता है कि नहीं, या फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये डिबेट के फॉर्म में आपको सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। एंड क्योंकि आप लोग 4th ईयर वाले स्टूडेंट हो, तो आपको पता हो चुका होगा कि आंसर कैसे लिखना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। अब हर यूनिट के लिए आप अलग अलग से, अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, बट एग्ज़ाम के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा चीज़ों को सोच समझ के देखना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट देखा जाए तो सेकेंड यूनिट है, दिस यूनिट्स डील विद द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री कॉलोनियल इंडिजीनियस लर्निंग टू वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्न एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। इट सर्वे द अर्ली एंड रिसेंट हिस्टोरियोग्राफिकल डिस्कोर्स ऑन इंडिजीनियस एजुकेशन। सो यहाँ पे अगेन ये डिबेट वाला चीज़ है। यहाँ पे इस सेकेंड यूनिट में 2 चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। एक तो ट्रेडिशनल, जो आपने एंशिएंट और मिडिवल में, प्राचीन भारत में और मध्य भारत में जो भी आपने शिक्षा व्यवस्था पढ़ा है वो ट्रेडिशनल में आ जाएगा। मॉडर्न में आपको जो मैकॉले का पॉलिसी हो, या वुड डिस्पैच आता है, या फिर आपको बहुत सारे जो कमीशन बनाए जाते हैं, कमिटीज़ बनाए जाते हैं, इनके बीच में क्या क्या आपको मतभेद है, क्या क्या इसमें जो है वो एक दूसरे से इसमें अलग है, भिन्नता है, डिफरेंसेस है, उसको आपको एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम पीरियड भी आपको डिफाइन करके दे दिया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के हिसाब से आप चीज़ों को देखोगे, 20वीं लेके नहीं आओगे, 20th सेंचुरी नहीं लेके आओगे। इसमें 18th सेंचुरी में आपको चाहे वो अगर आप देखोगे तो एशियाटिक सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिस्ट जो है, ये डिबेट है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा इस वाले यूनिट में। नाउ थर्ड यूनिट जो है वो भी देख लेते हैं। थर्ड यूनिट है आपका इफेक्ट्स पढ़ना है। इसमें आपको जो एजुकेशन, आपको जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी उसके प्रभाव आपको भारतीय, और इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से सिलेबस पढ़ के निकल जाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। सिलेबस में ही लिखा गया है कि आपको किसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ था। जैसे कि दिस यूनिट क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल एजुकेशनल पॉलिसी ऑन वेरियस सोशल ग्रुप इन इंडिया, फोकसिंग ऑन हाउ एजुकेशन फंक्शन आइदर एज ए इमेंसिपेटरी प्रोजेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सोशल कंट्रोल और सब्जिक्यूशन। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इस यूनिट में कि जो शिक्षा व्यवस्था था, अंग्रेजों ने उसको एज ए प्रोजेक्ट यूज़ किया, हमें जो है उसमें उत्थान लाने की कोशिश की, उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश की, या फिर उसको ही एक हथियार बना के हमें कहीं ना कहीं दबाया गया था, या हमें जो है शोषण किया गया था। इस यूनिट में आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। अब मतलब ये डिबेट हो गया। एक तो आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, कॉलोनियल जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसमें अगर कुछ अच्छा हुआ था तो वो भी आप लिखोगे, और जो नेगेटिव पॉइंट था वो भी लिखोगे। तो हो सकता है क्रिटिकली आपको एग्जामिन करने के लिए आ जाएगा सवाल कि कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज़ आपको कैसा था। और क्रिटिकली शब्द अगर देखो, अब जो आलोचना करने के लिए अगर जब भी आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको दोनों लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो स्पेशल ग्रुप आपको रेफरेंस दे दिया गया है कि खासकर आपको दलित, ट्राइबल ग्रुप्स, वुमेन्स, मुस्लिम, चिल्ड्रन, अब डिसेबिलिटीज़ में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको स्पेशल पूछा जाएगा कि क्रिटिकली एग्जामिन द एजुकेशन पॉलिसी, तो आप तो लिख दोगे भर भर की चीज़ें, बट अगर स्पेशल रेफरेंस दे दिया गया ना कि आपको दलित के संदर्भ में आप बताइए कि एजुकेशन व्यवस्था जो था उससे उनको क्या प्रभाव पड़ा था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तरीके से तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं लिख के आ सकते हो। जहाँ पे आपको जो चीज़ें स्पेसिफिकली पूछा गया उसी पे आप लिख के आओगे। अगर आदिवासी के बारे में पूछा गया, ट्राइबल पूछा गया, तो आप ट्राइबल के बारे में लिखोगे। वुमेन्स और यहाँ पे मुस्लिम लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस शब्द पे भी आपको फोकस रखना। मे भी हो सकता है कि आपको यही शब्द उठा के पूछ दिया जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं जाना है।
अब देखो इस यूनिट में भी एक सवाल आपको तो यूनिट में ही सवाल आपका बना हुआ है, ठीक है, सिलेबस में ही देखोगे तो एक सवाल आपके साथ इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल अगर देखा जाए तो वेदर कॉलोनियल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी एम्पावरमेंट और वेदर इट रीइंफोर्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लूजन डोमिनेंस पैट्रियार्की। अब यहाँ पे यही बताया गया सब मतलब डायरेक्टली कि आपको कैसे हमारे अंदर कोई सामाजिक बदलाव लेके आए थे, मोबिलिटी लाया था, एम्पावर किया था, हमें क्या सशक्त बनाया था, या फिर यही एजुकेशन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं आपको जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक है, उसको प्रमोट करने में, डोमिनेंस दिखाने में, या फिर आपको वंचित करने में लोगों को जो है कहीं ना कहीं सहायक रोल प्ले किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं इस थर्ड यूनिट में। लास्ट यूनिट जो है आपका वो है फोर्थ यूनिट, और दिस यूनिट फोकस ऑन टू इंटरलेटेड एस्पेक्ट्स। फर्स्ट जो है दिस यूनिट क्रिटिकली असेस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल स्टेट। अब अगेन वही है, बट इसमें कॉलोनियल स्टेट को ही क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको उसको ही आलोचना नहीं करना, इसके साथ साथ आपको सोशल रिफॉर्मर्स थे। अब सोशल रिफॉर्मर आपने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा होगा, इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ोगे, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ोगे। तो इनके जो रिफॉर्म्स थे क्या वो इतने कारगर थे, वो चीज़ें सही हुई थी? अब यहाँ पे भी इसको भी क्रिटिकली एनालाइज करना है। उनके जो भी कंट्रीब्यूशन थे वो भी आप एजुकेशन में लिख सकते हो, इसके साथ साथ उनमें जो फेलियर, उसमें जो कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, उसको भी आपको हाईलाइट करना है। नेशनल लीडर अलग से दिया गया है, और खासकर आप देखोगे कि नेशनलिस्ट लीडर जैसे कि आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लो, या गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लो, दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लो। इवन आप यहाँ पे ये लिखा नहीं है पर्सनैलिटी, बट आप उसमें लिख सकते हो कि इनके भी कंट्रीब्यूशन थे किस चीज़ को लेके, इन्होंने भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात किया था। अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि एजुकेशनल डिस्कोर्स फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। अब यहाँ पे जो पर्सनैलिटी लिखा गया ना, उस पर्सनैलिटी को आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मे भी क्वेश्चन एक पर्सनैलिटी रिलेटेड पक्का आएगा। या तो पूछा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट के समय काल में आपको एजुकेशन से लेके क्या क्या उसको जो है उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के 1905 के अंदर। फिर यहाँ पे गांधी जी का अलग से नाम दिया गया है, तो मे भी क्वेश्चन आपको गांधी का आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि उनकी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन था आपको प्राइमरी एजुकेशन को लेके। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम इसमें दिया हुआ है, और नया एक पर्सनैलिटी का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप गांधी एंड टैगोर तक पढ़ के चले जाओगे, ठीक है। स्किप आप क्या कर दोगे, भावराव पाटिल। ये भावराव पाटिल जो है, ये नाम हो सकता है कि आपको एग्जाम में आ जाए, पूछा जाए, इनके बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर वो आपके बाउंसर बन सकता है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आओगे। बट प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि वर्स्ट केसेस के लिए भी तैयार आपको रहना पड़ेगा। सो ये पूरा चारों यूनिट था। अगर आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, चीज़ें लगता है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।